हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि रेलवे और एसएससी दोनों में कॉमन पूछे गए हैं, साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सिर्फ उन्हीं को उठाए हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से उनका डिस्कशन करने वाले हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, आज हम अगेन देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर? चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एंगल इन विच अ क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी कि वह कोण कितना होगा जिसमें कि जब आप बॉल को हिट करते हो तो वह मैक्सिमम दूरी तय करेगी। क्लियर? वह कोण निकालना है आपको जिसमें अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट बॉल को हिट किया जाना चाहिए। यानी कि वह एंगल कौन सा होगा जहां पर वह मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा वीडियो देखा है मोशन का, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से वीडियो है, आप अभी भी देख सकते हैं। उसमें बाकायदा मैंने इलैबोरेट किया है कि कैसे हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं आर का, जो दूरी होती है, और देन हम मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। और वहां पर भी मैंने निकलवाया है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टली क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर? लेकिन यहां पर भी मैं इलैबोरेट कर देती हूं। चलिए, क्या था क्वेश्चन? द एंगल इन विच अ क्रिकेट बॉल शुड बी हिट। यानी कि ऐसा कौन सा कोण है जहां पर क्रिकेट बॉल को हम हिट करें तो वह मैक्सिमम दूरी तय करे। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन है कि जब किसी वस्तु को आप फेंको तो वह परिवलयाकार मार्ग तय करती हुई नीचे गिरती है। क्लियर? परवलयाकार मार्ग तय करती हुई नीचे गिरती है। और यहाँ पर जो ये होती है मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक गई वो वस्तु, साथ ही और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये होती है आपकी दूरी, यानी कि ये टोटल उसने कितनी दूरी तय करी। और एग्जैक्टली ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यानी कितनी ज्यादा दूरी तक जा सकता है, आर मैक्स जो होता है, एक्चुअली वही पूछा है कि आर मैक्स के लिए उसको हम यहां पर से कितने एंगल में फेंकें, यानी यहां से हमारा थीटा कितना होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है कि मैक्सिमम दूरी तय करे। ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स कि थीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया है कि जो हमारा डिस्टेंस को फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ध्यान देना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, जहां पर कि थीटा आपको फाइंड करना है। एक बात बताइए मुझे, आपको दूरी निकालनी है, कितनी मैक्सिमम निकालनी है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आर मैक्स। ध्यान देना, आर मैक्स फाइंड करना है, और आर मैक्स तभी मैक्सिमम होगा जबकि आपकी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी? साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और यदि साइन 2 थीटा मैक्सिमम चाहिए तो इट मींस ये कितना होना चाहिए, साइन 90, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वी कैन सी दैट कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है। यानी कि जब थीटा 45 होगा तो यहां पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन 90, वैल्यू हो जाएगी 1 और वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पूछा क्या था, यहां पर आपसे आर मैक्स नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कि ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि आप अधिकतम दूरी तय कर पाओ। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बॉल को मारा तो वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकती है वह एंगल चाहिए। यानी हम एग्जैक्ट 45 डिग्री पे यदि बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? तो वही चीज था हमारा क्वेश्चन कि कितने एंगल पे फेंका जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होने वाला है। यानी कि 45 डिग्री पर यदि आप बॉल को हिट करेंगे तो वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस करेगी। देखो ये एसएससी का भी क्वेश्चन है और रेलवे का भी है, बाकायदा इतना इजी है। जो ये पूरा डेरिवेशन मैंने बताया आप वीडियो में देख लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा और आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और कई बार पूछता है बेटा, कई बार पूछता है क्वेश्चन कि बताओ एंगल कितना होने वाला,
है तो आप या तो याद कर लो कि इससे बढ़िया ही कुछ नहीं, लेकिन कई बार वैल्यू चेंज कर दिया, फॉर्मूले से क्वेश्चन बना दिया, तब तो आप अटक जाओगे, है ना। इसलिए रटने की भी नीड नहीं है। 45 डिग्री जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, वहां पर मैक्सिमम दूरी होती है, यानी कि आर मैक्स होता है। आर मैक्स होने के लिए थीटा को हमने जैसे इक्वल किया sin 90 के, तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि आप बॉल को हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया माय डियर स्टूडेंट। समझ आया कि नहीं? कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। थम्स अप बनाओ चलो सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए रखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन सेम ऐसे पढ़ाया है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, मैंने बता दिया कि जब किसी पिंड को हम नियत प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा ये है लेकिन हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न कुछ ऐसा फेंक रहे हैं, और ये जो पाथ होता है ये इक्वेशन से निकल करके आता है कि ये कैसा होता है, ये पैराबोलिक होता है यानी परवलयाकार होता है। तो एग्जैक्टली बताया गया एग्जाम्पल कौन कौन से, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस में बताई हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल एक बार जरूर विजिट करिए यदि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। क्लियर? बाकी तो मैं हूं ही, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना है। कह रहा है यदि आप कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ एक गोला नहीं है। क्लियर? पृथ्वी एक स्फीयर शेप में नहीं है। एक्चुअली पृथ्वी का जो शेप है वो थोड़ा सा कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स, दीर्घवृत्त की तरह है। कैसा है? दीर्घवृत्त की तरह। जो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है, कहां पर? ध्रुवों पर। तो ध्रुव पे हम चपटा दिए, इधर से हम चपटा दिए तो कैसा होगा, यहां पर थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। कहते हैं ना पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई है। तो जैसे ही हमने पोल्स पर चपटाया उसको, हमने ऐसा किया, सपोज करो ऐसा, आप ऐसा कर तो नहीं सकते, आप भगवान तो है नहीं, है ना। चलो थोड़ा फील कर लो कि हमने ऐसा चपटाया दोनों तरफ से तो ऐसा बढ़ जाएगा। एक्चुअल में जो दीर्घवृत्त होता है मैथ्स में वो कुछ ऐसा ही होता है। अब चलो ठीक है, यदि आप इतना ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन सही होने वाला। इसके आगे का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है तो ध्यान से समझना। क्लियर? दोबारा नहीं बताएंगे। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं, क्लियर, देखो दो चीजें होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्लियर? क्या क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ध्यान देना, पृथ्वी का यह केंद्र है और केंद्र से गुजरने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि कैसी होती है? आड़ी होती है। ठीक है, जो भी रेखाएं ऐसी ऐसी जाती हैं वो आपकी लैटिट्यूड होती हैं, सभी को पता है कि नहीं पता है। और जो ऐसी जाती हैं, कैसी? वर्टिकली जाती हैं, वो आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती है कि नहीं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। पढ़ेंगे अपन इसको, किस में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, है ना। अभी आप बस इतना समझो कि पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो इक्वेटर है। तो सबसे बड़ी इक्वेटर कहाँ पे होगी? पोल्स के पास होगी। सबसे छोटी इक्वेटर कहाँ से होती है, मतलब सॉरी, सबसे बड़ी लैटिट्यूड जो है आपकी वो कहां से होती है? पोल्स के पास में होती है। क्लियर? पूरा ऐसा सर्कल बनाती हुई जाती है। जो सबसे छोटी है वो कहां पे होती है? इक्वेटर पे होती है। यानी हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। एक बात बताओ मुझे, एकदम ध्यान से बताना, ये जो केंद्र है पृथ्वी का और ये ध्रुव है, ये एन है, ये एस पोल है, तो केंद्र से जो पोल की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ध्यान देना, पृथ्वी के केंद्र से पोल की दूरी साथ ही पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी यानी कि हमारे इक्वेटर की दूरी कौन सी आपको ज्यादा दिख रही है? जाहिर सी बात है ये ज्यादा दिख रही है। ज्यादा क्यों दिख रही है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो स्फीयर या गोला नहीं है, ये दीर्घवृत्त के समान संरचना है इसकी। क्लियर? दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस जो है ज्यादा है, किससे? इससे। तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कि हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो जी के मान में क्या होगा? पहली बात तो जो आपकी जी की वैल्यू है, यदि डिस्टेंस बढ़ती है पृथ्वी के केंद्र से तो जी का मान घटने लगता है।
ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे होता है? पृथ्वी के केंद्र पर होता है। केंद्र से दूर जाते जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ आपका जो जी है वो भी कम होता जाएगा। स्मॉल जी की एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे ही आप बेटा केंद्र से जाओगे ध्रुव में तो कितनी डिस्टेंस है? इससे तो कम है। यानी कि यदि आप पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, जितना कि भूमध्य रेखा में जाने पर कम होगा। यानी कि हम कंपेयर करें दोनों को तो ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर जी की वैल्यू ज्यादा कम होगी। क्लियर? कम तो दोनों में होगी क्योंकि आप दोनों में ही केंद्र से दूर जा रहे हो, लेकिन ज्यादा दूर कहां पर जा रहे हो? इक्वेटर पे जा रहे हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यदि आप इक्वेटर पे ज्यादा दूर जा रहे हैं और इक्वेटर के डिस्टेंस पोल्स से भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हम भूमध्य रेखा से कहा ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यदि क्वेश्चन होता कि हम ध्रुवों से इक्वेटर पे आ रहे हैं, यदि आप ध्रुव से इक्वेटर पे आ रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो जी का मान घटता कि नहीं घटता? लेकिन अब इक्वेटर से ध्रुव पर जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, इक्वेटर से ध्रुव पर जा रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रही है, और डिस्टेंस कम हो रही है मतलब कि जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहां से ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पूरा कंपैरिजन पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल मत हो जाना कि नहीं यहां पर ज्यादा। एक्चुअली यहां से आप यहां जा रहे हो, डिस्टेंस कम हो रही है, दैट्स व्हाई जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाई? यदि मैं कर पाई और आपको समझ आ पाया तो आप बढ़िया एक थम्स अप बनाइए। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो कि सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही चीज लिखी हुई है जो कि मैंने बताई अभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम। कहां पर पृथ्वी में जो है आपका वेट मैक्सिमम होता है? अब जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया माय डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी वाली बात क्या हमें फिर से बनाना पड़ेगा? मुझे ऐसा लग रहा है हमें फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ी मेहनत और करते हैं। ध्यान देना, हमने बनाई अपनी कुछ पृथ्वी अगेन। ठीक है, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी का हमने बना दिया ये केंद्र बना दिया, साथ ही साथ हमने बना दिया इक्वेटर बना दिया। कलर ही नहीं चेंज हुआ, इक्वेटर बना दिया है ना। ये है केंद्र और ये है हमारे पोल्स, ये है इक्वेटर। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन है, पृथ्वी में पिंड का भार अधिकतम कहां पर होगा? किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होगा? ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, मैं यहां पर खड़ी हूं तो मुझ में कौन कौन सा फोर्स लगेगा? भाई मेरे वेट का ही तो फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो W इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? mg होता है। यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो। अब मुझे एक बात बताओ, g की वैल्यू कहां पर बढ़ रही है? g की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? g की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा हो रही है एज कंपैरिजन टू द इक्वेटर। द क्वेश्चन इज दैट पृथ्वी में किसी पिंड का भार अधिकतम कहां पर होगा? अधिकतम तभी तो होगा जब आपकी जी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि भार आपका जी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जी की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी, एग्जैक्ट भार भी वहीं पर ज्यादा होगा। और अभी हमने देखा कि जी की वैल्यू ध्रुवों पर ज्यादा है क्योंकि ध्रुवों पर केंद्र से जो दूरी है वह कम है। आप क्लियरली देख रहे हो कि जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, जो कहां से लेकर केंद्र से लेकर ध्रुव तक कितनी है? कम है। डिस्टेंस कम होने से यहां पर जी की वैल्यू बढ़ गई, इतना बस ध्यान रखना। क्लियर? यहां डिस्टेंस बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो गई, बस इतना आपने निकाल लिया था पहले ही क्वेश्चन में। अब जी जहां पर ज्यादा है, जाहिर सी बात है भार वहीं पे तो ज्यादा होगा। जी जहां पे कम है वहीं पे तो भार कम होगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर कहां पर भार सबसे कम होता है तो आप कहोगे भूतल पर, या आप कहोगे, यदि क्वेश्चन बनता है कि कहां पर सबसे कम भार होता है तो आप कहोगे इक्वेटर पर, और यदि क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम कहां पर होता है तो आप कहोगे पोल्स पर। क्लियर? तो यहां पर थोड़ा सा मिसमैच है। क्वेश्चन था यहां पर
मिनिमम वाला, मिनिमम कहां पर होगा, तो मिनिमम जो होगा वो होगा इक्वेटर पर, एंड ऑप्शन सी हम लगाएंगे। यदि मैक्सिमम पूछता तो अपन क्या लगाते, पोल्स लगाते, लेकिन यहाँ पर पोल अलग अलग दिए हुए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दैट्स व्हाई आवर क्वेश्चन यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक होगी क्या होगा, मिनिमम कहां पर होगा, मिनिमम कहां पर होगा, तो आप मिनिमम लगाओगे भूमध्य रेखा पर। यदि क्वेश्चन पूछता मैक्सिमम कहां पर होता, तो होता हमारा ध्रुवों पर। क्लियर, क्या होता आंसर, ध्रुवों पर। तो क्लियर हुआ कि कैसे भार जो है रिलेटेड है किससे, जी से रिलेटेड है। ध्यान दिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत देखो, एक कंसेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो आपको बनना चाहिए। बस मेरी अप्रोच इतनी रहती है, इतनी नहीं रहती कि सिर्फ जो एक क्वेश्चन करवाया सिर्फ वही नहीं, उसके 4 ऑप्शन है, किस तरीके के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना दे, फिर आपको बनना चाहिए। दैट्स माय अप्रोच। ओके, चलिए, तो समझ आ गया डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, जी की वैल्यू घट रही है, डिस्टेंस बढ़ने से कम होने से क्या हो रहा है, जी की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर, तो जब जी की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। क्लियर, तो केंद्र, क्योंकि पृथ्वी ऐसे खींचती है ना, हर चीज को ऐसे खींचती है ना, अपने केंद्र की ओर खींचती है भाई। केंद्र से आप जितना दूर जाओगे जाहिर सी बात है जी की वैल्यू कम होगी, केंद्र की जितना पास होगी जाहिर सी बात है कि जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो बस जी की वैल्यू जहां पर ज्यादा है वहीं पे हमने वेट को भी ज्यादा बता दिया, और हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही कहानी लिखी हुई है जो कि मैंने बताया। नेक्स्ट है, अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ। भाई एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो मनुष्य है वह क्या करता है, भारहीनता महसूस करता है। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा होता है। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल वहां पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, शून्य होता है। इज बैलेंस बाय द फोर्स, नो। इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉन इफेक्टिव ड्यू टू द पर्टिकुलर, नो। इट इज 0 एट दैट प्लेस। एक्चुअल में वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है शून्य होता है, जिसकी वजह से वह भारहीनता फील करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, फील करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड अ शील्ड अगेंस्ट। जो ओजोन लेयर है वह किसके खिलाफ क्या है, एक शील्ड प्रदान करता है या रक्षा कवच प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा पहले की वीडियो में इसका भी डिस्कशन हुआ है। मैं आप एक्चुअल में देखोगे, ऐसा नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ जो टॉपिक हो गए, आप खुद ही फील करोगे कि फिजिक्स मैम ने जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको, जो कि पुराने एग्जाम के, कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आप खुद ही देख रहे हो कि जो पुराने वीडियोस हैं मैम के उससे किस तरीके से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो आप यदि पुराने वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री डन है, और बायो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, तो बायो भी इसी तरीके से डन हो जाएगा। क्लियर, चलिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत के खिलाफ एक ढाल है, वह ढाल किसके खिलाफ है? भाई जाहिर सी बात है कि जो आपके सूरज दादा हैं, है ना, सूरज दादा से आने वाली जो बहुत सारी किरणें हैं, इनमें अल्ट्रावायलेट रेस भी होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, और इस यूवी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ओजोन लेयर बनाई है जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, तो यहाँ तक अल्ट्रावायलेट आती है और नीचे नहीं आ पाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे प्रदूषण, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से इस ओजोन लेयर में छिद्र होने लगे हैं, यानी कि होल्स होने लगे हैं, और उस होल्स की वजह से यूवी जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये नीचे आने लगी हैं, और जिसकी वजह से ये डेंजरस, मतलब जिसकी वजह से ये एक खराब माहौल, ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है नीचे आने लगी हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। यानी कि हमें कहना चाहिए कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, किसके लिए रक्षा कवच है? भाई अल्ट्रावायलेट को नीचे नहीं आने दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन है? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि अर्थ है, अर्थ के जस्ट ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, 0 से लगभग 12 किलोमीटर तक, और इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर
ट्रोपोस्फेयर होता है, और ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि ओजोन लेयर किन लेयर्स के बीच में पाया जाता है? तो जैसे ही सूरज दादा से किरणें आती हैं, इसमें जितनी भी यूवी रेज होती हैं ये यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं, ऊपर के एटमॉस्फेयर में रहती हैं। क्लियर? ओजोन लेयर इनको नीचे नहीं आने देता है, यानी कि ओजोन लेयर रक्षा कवच के समान कार्य करता है। यदि यूवी रेज नीचे आएंगी तो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टोन विल बी मैक्सिमम। यानी कि यदि आप घर की छत से जमीन की ओर एक पत्थर फेंकोगे तो कहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, यानी कि मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कहां पर होगी? तो ध्यान देना कि जब भी आप किसी वस्तु को फेंकते हो, किसी वस्तु को फेंकते हो ऊंचाई से, तो नीचे जमीन में जैसे गिरेगा तो खत्म हो जाएगा ना, उसकी तो वेलोसिटी खत्म, जमीन में गिरा सब शून्य हो गया। तो गिरने से, जमीन में पहुंचने से जस्ट पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा माय डियर स्टूडेंट्स कि एक घर की छत से जमीन की ओर फेंका गया जो पत्थर है, मैक्सिमम कहां पर होगा? तो गिराए जाने के ठीक बाद, व्हेन इट जस्ट, भाई गिराए जाने के ठीक बाद थोड़ी होगा, जैसे ही गिराए तो वो तो वहीं पर है, अभी ऊपर ही है, नहीं, जस्ट पहुंचने के जस्ट पहले, जब यह सिर्फ आधे नहीं, जमीन को छूने से ठीक पहले, एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट आंसर, जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। जैसे ही वह जमीन को टच करता है उसकी जस्ट पहले, सपोज बस ये टच करने वाला था जमीन को, बस जस्ट पहले जो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन द नॉन मेटल। देखो मेटल एंड नॉन मेटल दो चीजें होती हैं। क्लियर? अब हम उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मेटल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात उसमें कंडक्टिविटी होती है, डक्टिलिटी भी होती है, मलायबिलिटी भी होती है, लेकिन जो ब्रिटलनेस है, भंगुरता है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, सोडियम, तो आप सपोज कॉपर ले लो, कॉपर तो सभी देखे जिनकी वायर्स, मतलब कॉपर को आप तुरंत तोड़ते हो तो चूरा बन जाता है क्या? भंगुरता का मतलब कि भंगुर होता है, भंगुर का मतलब समझो बहुत ही क्षणिक होता है ना, बहुत ही टेम्परेरी, लाइक टेम्परेरी कहते हैं ना कि जीवन एक क्षण भंगुर है ना, तो एग्जैक्टली वैसे कि उसमें भंगुरता की प्रॉपर्टी होती है कि वो टूटने पर एकदम ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो जाता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज है, अपन देख लेते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? मेटल जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, और साथ ही अधातु में, नॉन मेटल्स में अधातु। क्लियर? जो धातु होती है हमारी, वो एक्चुअल में देखने पर कैसी होती है? चमकदार होती है, शाइनी लस्टर होता है, वेरियस कलर्स के होते हैं, ऑलमोस्ट दे आर सिल्वरी नेचर में होते हैं। क्लियर? जाहिर सी बात है, शाइनिंग होती है, कॉपर में भी शाइनिंग होती है, एल्यूमिनियम में भी शाइनिंग होती है, गोल्ड में भी होती है, सिल्वर में भी होती है, सब में शाइनिंग होती है। तो हम क्या कहेंगे, जो मेटल होते हैं दे आर शाइनी लस्टर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे डोंट हैव अ लस्टर, उनमें कोई भी चमक नहीं होती है। क्लियर? सॉलिड्स आर मलायबल एंड डक्टाइल, बिल्कुल अभी अभी हमने देखा, मलायबल का मतलब है उनमें लचीलापन बहुत होता है। क्लियर? लचीलापन का मतलब है बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, साथ ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनको पीट पीट कर चादर बना सकते हैं हम। क्लियर? पीट पीट कर हम उनको चादर की तरह ढाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ मेटल्स में होती है, जबकि इसमें नहीं होती। ये ब्रिटल होते हैं, यदि आप उनको पीटने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लियर? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जाहिर सी बात है कंडक्टर होता है ना, जो हमारे मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो विद्युत धारा की सुचालक होती हैं, जबकि नॉन मेटल कुचालक होते हैं। क्लियर? उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पुअर कंडक्टर होते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो है आयनिक सॉलिड होते हैं। क्लियर? दैट आर बेसिक। साथ ही जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जो आपका मेटल है, ये
केटायंस प्रोड्यूस करते हैं किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। नॉन मेटल एनायन प्रोड्यूस करते हैं किस में, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है आपका, क्लियर। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में केटायन प्रोड्यूस करता है धातुएं या मेटल, और एनायन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में कौन, नॉन मेटल। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बना था अपना, कि प्रॉपर्टी से तो आप बकायदा बता सकते हो कि ब्रिटलनेस जो है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, अधातु की, ना कि धातु की, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है अ माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइक्रोन होता है 0.001 यानी 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर, क्लियर। अब देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स वो बनता है एंगस्ट्रॉम से। एंगस्ट्रॉम से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि 10⁻⁻10 मीटर पता होना चाहिए आपको, क्लियर। दूसरा अभी जो बना था वो माइक्रोन बना था, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान देना वहां पर मिलीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में सारे ऑप्शन है, ना कि मीटर में। और 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो -3 हो गया, क्लियर। अब देखो क्या है, मीटर सेंटीमीटर सभी कर लेते हैं, क्लियर। अब आपका पूछता है जो क्वेश्चन, माइक्रोन पूछता है, एंगस्ट्रॉम पूछता है, नैनोमीटर पूछता है, पिकोमीटर पूछता है, क्लियर। इतने जो हैं आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए जो पूछता है एग्जाम में। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिलीमीटर के टर्म में पूछा था, तो 0.001 या कहें 10⁻³ मिलीमीटर। यदि क्वेश्चन होता मीटर के टर्म में तो आप कहते हैं एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ नोन एज, क्लियर। हवा की जो मात्रा है उसमें जलवाष्प की मात्रा को हम निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं। देखो ह्यूमिडिटी से ह्यूमिडिटी से कितने सारे क्वेश्चन बने कि नहीं बने। कल हमने देखा कि ह्यूमिडिटी को मेजर किससे करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से करते हैं। ह्यूमिडिटी को और क्या नाम, मतलब एक्चुअल में जो हवा में जलवाष्प होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, टेक्निकल टर्म ह्यूमिडिटी। आज क्वेश्चन अगेन बना हुआ है कि एक्चुअल में बताओ जो हवा में जलवाष्प की मात्रा है उसको किससे मापेंगे, क्या मिक्सिंग रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आवर क्वेश्चन इज कि निरपेक्ष आर्द्रता में हम मेजर करते हैं, क्लियर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम मेजर करते हैं। तो ये था आज का हमारा अगेन फिजिक्स का डिस्कशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगेन कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से तैयारी करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।